यस स्टार्ट। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, योर माइंड ओपनर न्यूज से आप सभी वक्ताओं का, सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करते हुए और सीधा बिना कोई भी एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं आज की बातचीत का। आज की बातचीत का टॉपिक है हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट के द्वारा पेशेंट्स से जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पेशेंट्स को किस तरीके से, एक तरह से मैं वर्ड यूज करूं, ब्लैकमेलिंग करके उनकी जो नीड है, उनकी जो हालात है, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए उनसे पैसे का एक्सटॉर्शन जो हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा एक मुद्दा हम उठाएंगे जो बहुत ही एक ज्वलंत प्रॉब्लम आ गई है कि एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी है वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, और जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले लोग हैं वो मन माने जो उनके मुंह में आता है वो पैसे हमसे मांगते हैं और हमें देने पड़ते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं सीधा सीधा आदित्य खन्ना जी के पास आ रहा हूँ। आदित्य खन्ना जी, क्या आपका एक्सपीरियंस है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो हॉस्पिटल्स आज की इस महामारी में, जब हर आदमी परेशान है, वो किस तरीके से एक्सटॉर्शन कर रहा है और हम उसमें क्या कर सकते हैं, इस बारे में आप कुछ बताएं। धन्यवाद एडवोकेट राकेश शर्मा जी, इस मंच में आपने समय दिया और मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए, सवाल ये नहीं है कि हॉस्पिटल क्या कर रहा है, सवाल ये है कि प्रशासन की नजर में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हॉस्पिटल के भी अपने एसोसिएशंस हैं। हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे 95% हॉस्पिटल्स वो फॉर प्रॉफिट है, चाहे वो आप सेक्शन 8 के देख लीजिए, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी के देख लीजिए, सब लिमिटेड लाइबिलिटी में खुले होते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तो वो कर नहीं रहे। तो अगर कोई भी आपके SOPs अगर नहीं फॉलो हो रहे हैं, नेशनल पैंडेमिक एक्ट धारा 188 के अकॉर्डिंगली, तो उस बेसिस पे प्रशासन क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जनता तो इस समय आप सबको पता है कि जनता का क्या हाल है। हमने खुद 5 हेल्पलाइन चलाई हुई हैं। राष्ट्र सचिव हूँ मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का, और हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग हैं सब ने हेल्पलाइन चलाई हुई है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास यही रिपोर्ट आ रही है। तो ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट का हाल नहीं है, 713 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश में, उन 713 डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है। तो इसमें क्या प्रशासन क्या देख रही है, नहीं देख रही है, कहाँ क्या हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है? अब आप खुद सोचिए कि अभी इस समय चल रही है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, उसके बाद आएगी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर तो ऑलरेडी पिछले साल से चल रही है और उससे कई साल पहले से चल रही है। तो ये सवाल का जवाब ना मेरे पास है, ना मुझे लगता है कि हमारे बीच आज मीटिंग में है किसी और के पास होगा, क्योंकि हॉस्पिटल की लायबिलिटी और हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इस समय सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन क्या कर रही है उसके रिगार्डिंग। आप और मैं एक आम जनता है, हम अगर जाते हैं हॉस्पिटल के पास, हमें केयर मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। हमारे अगर रीजन है, जो हमारे अटेंडेंट्स है, जो हमारे बेटर हाउस है, वो बाद में आगे इसको प्रोसीड करेंगे। बनारस का मैं आपको एक केस बताता हूँ। बनारस में हमारे व्यापार मंडल है, महानगर व्यापार मंडल है, कई और व्यापार मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनारस में शासन और प्रशासन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है। बनारस में सत्ता में रहते हुए भाजपा के जो वरिष्ठ वहां के नेता हैं, उनके बड़े भाई हॉस्पिटलाइज हुए, सारे हर तरीके का इंजेक्शन उनको, रेमडेसिविर हो चाहे प्लाज्मा हो, हर तरीके का सपोर्ट दिया गया, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा के आगे उनकी जान नहीं बच पाई। जब प्रशासन ने एक्टिविटी दिखाई और काम उस पर शुरू करा, तो उसमें पता चला कि हॉस्पिटल की केयरलेसनेस की वजह से ये हुआ है और उसमें स्टाफ की केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। लेकिन स्टाफ भी क्या करे भाई साहब,
कितने पेशेंट्स हैंडल करे। सब डॉक्टर्स डिमोरलाइज हुए पड़े हैं, सारी सिचुएशन डिमोरलाइज हुई पड़ी है। तो मैं बस यही बात अपनी रखना चाहूंगा नहीं, कि इस समय मैं आदित्य जी इस एज बात पर आ रहा ह्यूमन, हूँ। मैं आपकी बात को इंटरप्ट करते हुए बात ये कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स की तरफ तो जा ही नहीं रहा। डॉक्टर्स तो रात दिन काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ रात दिन काम कर रहा है। ना तो उनको कोई एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से, ना कोई एक्स्ट्रा उनको कोई इंश्योरेंस या कोई बेनिफिट मिल रहा है। वो तो एक हैवी वर्कलोड में काम कर रहे हैं, बहुत उनके ऊपर हैवी वर्कलोड है, उसमें काम कर रहे हैं। बात ये हो रही है जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से पैसे उगा रहा है। तो मैं इसके लिए एक सबसे अभी ताजा एग्जांपल अभी उसको बोल दो रख जैन जी है, ऋषभ और जैन दाल उसको ने कैसे कई अपनी हॉस्पिटल्स को बोली है पहले अप्रोच भी किया बोल दे। रिगार्डिंग सर सम एक्चुअली एडमिशन, सर रिगार्डिंग ये सम एडमिशन। रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी म्यूट करवा दीजिए। हाँ, थोड़ा बाकी सा प्लीज। हाँ, रिगार्डिंग सम एडमिशंस, ऋषभ जी ने कई हॉस्पिटल्स को, जाने माने हॉस्पिटल जो हैं दिल्ली के, उनको इन्होंने अप्रोच किया। और इनका कितना मतलब कड़वा एक्सपीरियंस रहा, और उसमें कितना अपने आप को हेल्पलेस इन्होंने पाया। ऋषभ जी, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ, आप बताएं क्या इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है पैसा कमाने का और डिनायल का, वो क्या है? इनका मोडस ऑपरेंडी या प्रैक्टिकल ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनका मेन कंसेप्ट आता है पैसा कमाने का कि एक तो मेडिकल को ही कंसिडर नहीं करते। अगर किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो ये सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस है आपका या नहीं है। देर आफ्टर अगर ये मेडिकल इंश्योरेंस किसी की भी पेशेंट का होता है तो ये पहले उसको एडमिट करने से पहले ही 10 बातें बोल देते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, हम अभी कंसेप्ट नहीं है, हमारे पे अभी आदमी नहीं है, इंश्योरेंस का जवाब पता नहीं कब तक आएगा, जब तक जवाब नहीं आता हम ले ही नहीं सकते, आप अपने डॉक्यूमेंट दे जाओ, कभी और कल आ जाना, परसों आ जाना। तो उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो स्ट्रेट अवे वो कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा जो एडमिशन है वो कैश के हैं, और मेडिकल का तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस का। तो उनकी प्रायोरिटी आज की डेट में यही है कि मेडिकल इंश्योरेंस बाद में क्लेम करते रहना, हमारा जो सारी पेमेंट आई वो आ जाए कैश के अंदर। मेडिकल इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट रहेगा वो पेशेंट का और इंश्योरेंस कंपनी का रहेगा, हॉस्पिटल बीच में से निकल जाएगा। वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स, बाद में होते रहेंगे। कोई आदमी आप जैसा कोई पावरफुल आदमी है या जो रिसोर्सफुल आदमी है, और वो उनके ऊपर प्रेशराइज उनको करता है या कहीं से टेलीफोन कराता है एडमिनिस्ट्रेशन से, तब उनके पास क्या एक्सक्यूज होता बचने का और डिनायल करने का? पेशेंट के लिए डॉक्टर नहीं अवेलेबल होगा सर जी, नर्स अवेलेबल नहीं होगी, स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, बेड अवेलेबल नहीं होगा। एक मेरे दोस्त ने मुझे बताया, अभी परसों का वाकया है, कि उसने कहा कि मुझे एडमिशन चाहिए, और तो हॉस्पिटल ने कुछ पैसे की डिमांड की। उसने कहा मेरा हेल्थ मेडिक्लेम का मेरे पास वो है, इंश्योरेंस है। उन्होंने कहा नहीं, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते, आप कैश 3 लाख रुपया दीजिए। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। उसने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, जो भी वहाँ के जो कॉम्पिटेंट रहे हों, उनको फोन कराया, और डॉक्टर्स को वहां जो बैठे थे उनको फोन पे बात कराई। उन्होंने कहा ठीक है सर, देखते हैं। एंड आफ्टर 10 मिनट्स, वेरी सरप्राइजिंगली, जिसको वो आईसीयू में कह रहे थे इसको डालना पड़ेगा, उन्होंने उसमें लिख दिया इज नॉट फिट फॉर एडमिशन, नो नीड फॉर एडमिशन इन हॉस्पिटल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, ही शुड बी एट लीव एट होम क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन में रहे, होम आइसोलेशन में रहे। अब वो क्या करे, इस चीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा एक मॉडस ऑपरेंडी चल रही है। मैं हमारे साथ दिनेश जी कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश जी अनम्यूट करें आपको, ऑडियो को। दिनेश जी अनम्यूट कर लें ऑडियो को, आपकी आवाज नहीं आ रही जब तक अनम्यूट नहीं करेंगे। तब तक आप ज्ञानेंद्र जी आप बताएं तब तक। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, अनम्यूट करें उसको, अनम्यूट करें। जी अनम्यूट है, मेरा अनम्यूट है। हाँ। अच्छा सर जी जी बताएं ज्ञानेंद्र जी अपनी बात। जी, जैसा कि न्यूज में हम लोग देख ही रहे हैं रोज दिन कि एम्बुलेंस वाले और हॉस्पिटल वाले, जैसा आपने वाकया बताया, ऐसा हमारे भी बहुत सारे मित्रों के साथ हो रखा है। और इंश्योरेंस कंपनी इवन इफ ये बताती कि नहीं, हमारा जो है वो क्लेम चालू है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ जी दिनेश जी आ रही है आपकी बात? हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ऑन रही, ठीक। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी कंटिन्यू। जी जी। तो ऐसे में जब तक कोई भी रेगुलेशन इसके लिए तुरंत, तो जब देखिए सरकार के ऊपर कुछ आती है तो ये तुरंत में उसके लिए एक्शन लेते हैं, लेकिन अभी जनता के ऊपर है तो कोई तगड़ा रेगुलेशन ये लोग निकाल नहीं रहे।
जब Right. तक कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं आएगा तब तक इसमें कुछ नहीं होना है, और ये पूरा खेल खेला जा रहा है मेडिकल का, और जी इसके लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेवार है सर। जी दिनेश जी, आप बताएं क्या कह रहे थे। सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी जी मेरा बोलिए। कहना ये है, हमें जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम अखबार नहीं पढ़ते या लोगों को बताते नहीं, आगे टीवी नहीं देखते। तो इसमें क्या है, जैसे ये एम्बुलेंस की बात है, ये 20-20, 25-25, 50,000 रुपए ले रहे हैं। इसके लिए सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए पैसे फिक्स कर दिए। कौन सी 1500 सरकार ने, दिल्ली या यूपी? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली का तो हो गया, दिल्ली की बात नहीं, कर अभी रहा हम पर्टिकुलरली हूं। दिल्ली में 1500, 2000 और 4000 हाँ हाँ फिक्स कर दिया है। तो ये अभाव है, तो इसमें फौरन फोन नंबर दिए हुए, आप कॉन्टेक्ट करके उनसे कह सकते हैं। लेकिन सर ग्राउंड दूसरा रियलिटी पढ़ाई ये की है, बात है, दिनेश जी मैं हाँ आपको जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप उन फोन नंबर से फोन करेंगे तो उनका एक ही जवाब होगा, सॉरी सर एम्बुलेंस इज नॉट अवेलेबल, सॉरी। देन वही Yes. एम्बुलेंस का ड्राइवर प्राइवेट एम्बुलेंस लेके 5 मिनट में आपके पास आ जाएगा। दिस इज द ग्राउंड हाँ, रियलिटी। वो ऐसे की प्रॉब्लम बात ये ही है। मत करो, उससे एम्बुलेंस मंगवाओ और बाद में पैसे दे दो उसको 10 किलोमीटर के हिसाब से, 1500, सर, 2000, 4000। सर प्रॉब्लम ये होती है जब किसी की फैमिली का आदमी सीरियस होता है ना वो झगड़ा करने की पावर में होता है, ना वो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। वो जैसी एम्बुलेंस से पेशेंट को उतारता है वो हॉस्पिटल वालों के पैरों में पड़ना शुरू हो जाता है, गिड़गिड़ाता है। जी आदित्य जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकली नहीं है ये बात। जी ठीक आदित्य है, देखिए तो मैं दूसरा हॉस्पिटल के बारे में भी ऐसा ही है। ये हम यहाँ वो स्टूडियो में बैठ बैठ के दिखा बात रहे कर हैं कि सकते बैठ हैं, खाली है। वहाँ ग्राउंड रियलिटी पे जब हॉस्पिटल में उसका पेशेंट स्ट्रेचर पे है तो उसको कुछ नहीं दिखता, उसको ये लगता है बस किसी तरह इसको अटेंड कर लिया जाए। जी आदित्य जी हाँ, कुछ कह रहे हैं। पैसा नहीं देखता, वो तो इलाज देखता। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे राकेश जी, हॉस्पिटल मैं में एडमिशन की बात है, एडमिशन में क्या है, एडमिशन में बेड तो खाली है और जब जी। जाते हैं तो मना कर देते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने IAS ऑफिसर जो 11 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के, सबके फॉरेन नोडल ऑफिसर बनाए IAS ऑफिसर, वहां पे फोन करके बोल सकते हैं। लेकिन हमें जानकारी का अभाव है। वो सर दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हॉस्पिटल में एडमिशन तो हो गया। दिनेश जी मैं जब तक आदित्य जी बोले, आप उन नंबरों में से अभी बैठे बैठे किसी एक नंबर को जरा नंबर मिलाइए और उनका रिस्पॉन्स सुनिए, तब तक मैं आदित्य जी के पास आ रहा हूँ। जी आदित्य सर जी एक मिनट और, मैं दोबारा आ रहा हूँ सर, दोबारा आ रहा हूँ दिनेश जी, दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है दोबारा सर, थैंक यू। जी जी आदित्य जी धन्यवाद सर। देखिए मैं कई हद तक दिनेश जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन राकेश जी आपने बहुत सही बात कही। मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे रखना चाहता हूँ क्योंकि आप सारे अधिवक्ता हैं और मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से अगर आप देखें तो ये सारे प्रोटोकॉल ऑलरेडी अलाइंड हैं, ऑलरेडी वर्किंग है। ये कोई नया आप किस्सा नहीं सुन रहे कि हॉस्पिटल आपको एडमिशन नहीं देगा या हॉस्पिटल आपका इंश्योरेंस पहले पूछेगा। आप अगर डिजास्टर ना भी हो और अगर किसी को इमरजेंसी केस हो रहा है, ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जिनके ब्रांड नेम बहुत खराब हुए पड़े हैं। कईयों को कई हॉस्पिटल्स के अभी भी आप देखेंगे, मैं किसी एक हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, कईयों को लास्ट हॉस्पिटल भी बोला जाता है कि भैया उस हॉस्पिटल में जाओगे तो तुम लास्ट बन के बाहर आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोरोना से पहले भी हुआ है और कई सालों से हो रहा है। ये प्रैक्टिस चल रही है, ये प्रैक्टिस चल रही है, कई सालों से हो रही है, कोरोना में नहीं है। कोरोना से आप इस आपदा में हर कोई परेशान हुआ है, लेकिन इस आपदा में हर कोई आगे भी आया है समर्थन करने के लिए, भरोसा देने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये है PTSD का, जो कोई बात नहीं कर रहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD से सबसे ज्यादा लोग इस समय इस कोरोना काल से गुजर रहे हैं। जिनको कोरोना हुआ वो भी और जिनके प्रियजन मरे वो भी, क्योंकि हर प्रियजन इस समय जिनके आप देख लीजिए, चाहे वो शमशान घाट में 8-8, 12-12 घंटे की लाइनें हो, चाहे आप अटेंडेंट, आप समझ लीजिए अटेंडेंट को अगर कोई कोविड पेशेंट मर जाता है, इतने ज्यादा लाशें गिरी हैं कि अटेंडेंट को पैकिंग करके दे दिया जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल के फ्लोर पर रख दिया जाता है, बोला जाता है कि आप ये लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। 2020 में आपने ये नहीं देखा हो जी, 2020 में ये बिल्कुल आप सीधा शमशान घाट भेजे गए। ये ग्राउंड रियलिटीज है भाई साहब।
जी और ये पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ किसी एक डिस्ट्रिक्ट का लेवल नहीं है। और इस समय अगर आप देखना चाहें तो ऑक्सीजन की कमी से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, नॉट बिकॉज ऑफ अनअटेंडिंग ऑफ द हॉस्पिटल, नॉट बिकॉज ऑफ अनअटेंडिंग ऑफ द सिचुएशन। मेरे खुद के परिवार में कई लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, चाहे वो मेरे दूर की रिश्तेदारी हो, और वो होम आइसोलेशन में रिकवर हुए हैं। कोविड से रिकवरी हो भी रही है अगर आप टाइमली प्रिकॉशन ले तो। कई डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, इस समय तो इस पैनल में डॉक्टर्स नहीं हैं, आप अगर डॉक्टर्स को भी लाएंगे, कई डॉक्टर्स हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे हमें आरटीपीसीआर से कोई मत लेना देना नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स किसी भी तरीके के आए तो वो सीधा HRCT स्कैन बोल दिया जाता है कि आप चेस्ट स्कैन कराइए। प्रॉब्लम है। मैं नीतू कुछ कहना चाह रही है। यस नीतू जी बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपके दिमाग में प्लान है इसको दूर करने का? सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन, माइंड्स ओपनर चैनल्स के थ्रू, और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आज जो हमारा टॉपिक है कि एम्बुलेंस की लापरवाही की वजह से जो पेशेंटों की जान जा रही है या पेशेंटों के साथ वो गलत कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उनके ऊपर कौन शिकंजा कस सकता है कि जो वो गलत और अनमाने तरीके से पैसों को वसूल कर रहे हैं। क्या इसमें हॉस्पिटल को कहें, सरकार को कहें, एडमिनिस्ट्रेशन को कहें, किसको कहें, ठीक है, कि जरा सी दूरी या जरा सी किलोमीटर के लिए भी वो अनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं, जहां उनको इस आपदा के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में हेल्प करनी चाहिए, वहां वो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। तो यही इन्हीं मुद्दों पे है कि आप किस तरीके से इनको ले सकते हैं लूप में। तो इसमें हम क्या, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम ऐसा कोई लॉ या हम इस तरीके से कोई किसी चीज को हम ऐसा सशक्त करें जिसकी वजह से हम इनके ऊपर नहीं, लॉ तो जैसा आदित्य जी ने बताया, लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लॉ तो बना हुआ है, लॉ कोई नया बनाने की जरूरत नहीं है, केवल उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम इसको कैसे बहुत सशक्त तरीके से काम आप ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं नीतू जी, आप ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं, आप अपने लेटर हेड पे डीएम को, एसडीएम को, जो दूसरे एसएसपी को, उनको कल आप चिट्ठी लिखिए, इनको मेल करिए, उनको मेल करिए कि ये सब हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है, और मे बी यू आर अवेयर अबाउट दिस मेला प्रैक्टिस जो भी चल रही है, तो आप इसमें इमीडिएटली स्टेप लें। ऋषभ जी, अगर ये एक डिमांड की जाए, हम लोग अगर बैठे हैं तो कोई ना कोई फ्रूटफुल उसका रिजल्ट आना चाहिए। हम एक डिमांड तो कर ही सकते हैं कि एक ऐसा विजिलेंट टीम हो जो इस दौरान घूमे, हॉस्पिटल्स में घूमे, जो वैन्स, जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं, उनके ऊपर एक वॉच एंड वार्ड रखा जाए, और अगर कोई इस तरह की बदतमीजी करता हुआ या इस तरह का एक्सटॉर्शन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको इमीडिएटली कोई अरेस्ट किया जाए। कोई ऐसा हम डिमांड तो कर ही सकते हैं ना, एटलीस्ट। लॉ तो बिल्कुल डिमांड करनी चाहिए, बिल्कुल डिमांड करनी चाहिए हमें। और जो आदित्य जी बता रहे थे ये सारी बातें, तो ये बातें तो सोचने के लिए, समझने के लिए किताबों में तो लिखी हुई है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती ना। कि डीडीएमए एक्ट जो रखा हुआ है, तो डीडीएमए एक्ट तो वैसे भी एप्लीकेबल है ही, और ये इस साल नहीं 2 साल दूसरा साल चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी तक कब होती है, जब आप आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने के लिए लोगों को अभी तक, लोगों को अभी तक ये नहीं पता। We should initiate some voice. We should make some हल्ला गुल्ला. Let us see what the result will come. ज्योति जी, आपका क्या इसमें कहना है? मेरा बस यही कहना है कि हल्ला गुल्ला हम जो करेंगे भी वो पहले तो सबको नमस्कार। मैं ज्योति खोसला हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। मैं वुमेन सेल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एंड मुझे एक चीज ये बात करते हैं, तो वो मीडियम क्या होना चाहिए। आज की डेट में जिस तरह से कोविड फैला हुआ है, हम बाहर निकल के लोगों को इकट्ठा तो कर नहीं सकते, हमारे पास क्या मुद्दा होगा, कैसा होगा, हम किस तरह से वो चीजें को लोगों तक पहुंचाए ताकि ये लोग इकट्ठे होकर अपनी सहमति दे और सब बाहर निकल के इस चीज के ऊपर काम करें। उसका मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन इसी बात की हो रही है कि जो हॉस्पिटल वाले भी जो मनमानी करे। हालांकि जो यहाँ पे तो इंडिया का तो ये हाल है कि जब आग लगती तभी कुआं खोदने बैठते हैं सारे। हमारे पहले लॉज इन सब चीजों के ऊपर कोई काम करके तैयारी करके नहीं रखता, जो कि हमारी बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की। हर चीज में लेट है, हर चीज के काम के अंदर वही है। अब डॉक्टर्स या जो लोग मनमानी तरीके से चीजें ले रहे हैं,
आज की डेट में तो छोटा से छोटा उनका स्टाफ भी मनमानी कर रहा है, क्योंकि हर बंदे को अपने पेशेंट की पड़ी है। वो एक्चुअली क्या, लोगों की भी गलती है। लोग जाके स्टाफ को भी पैसा पकड़ाते हैं, बताओ मेरे पेशेंट के अंदर क्या हालत है, बताओ मेरे पेशेंट को ये पहुंचा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कुछ गलतियां लोगों की भी हैं जिसके ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उस केस में क्या किया जाए, जी दिनेश जी बहुत ही क्या कहेंगे कंफ्यूजन आप? है इस चीज को दिनेश जी, लेके। सुधार कैसे होगा? हाँ जी, दिनेश जी ये जी बताएं क्या कहना हाँ, चाहते मेरा कहना ये है, हैं? जी हमें अवेयरनेस होना चाहिए। और जैसे एक टेलीफोन नंबर है DLSA का, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, 1516 1516 पे फोन कर सकते हैं। जी इनकी एक वेबसाइट भी है जी विविध सेवा के नाम से, जी उसमें आप उसको अपलोड करें प्ले स्टोर में जाकर के, और वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। जजेस देखते हैं इसको, अपना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इसके वो हेड है, तो कंप्लेंट कर सकती है। दूसरा ये है, जो भी कंप्लेंट आती हैं उन कंप्लेंटों को इकट्ठा करो और उसकी पब्लिश करो न्यूज़पेपर्स वगैरह में, टीवी में। ये बहुत बढ़िया माध्यम है। अच्छा, इसके साथ साथ एक मेरा कहना ये है कि हम वकील भाई हैं सारे के सारे, हम कोई भी बात हमारी नहीं सुनता या फोन नहीं उठाता या लीगल बात नहीं होती, तो हम हाई कोर्ट में रिट भी लगा सकते हैं। कोर्ट के द्वारा भी उसको मनाया जा सकता है, प्रेशर डाला जा सकता है, जिससे लोगों को ज्यादा सुविधा मिले और इसका फायदा मिले। जी 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 ज्ञानेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं दिनेश जी से सहमत हूँ। इसके लिए एक रेगुलेशन बनाया जाए और कोर्ट के माध्यम से, और नीतू जी DM को भी दे सकती है अपने लेटर हेड पे। स्टार्ट तो किया ही जा सकता है यहाँ से हमारे लोग को। लेट अस स्टार्ट, हम वही मैं कह रहा हूँ। जी आदित्य जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे दोबारा समय दिया। जी देखिए, मैं फिर भी कुछ और बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, आप लोग कोर्ट में जाते हैं, आप देखते हैं इन सिचुएशंस को। जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे दिक्कत वाली जो काम होता है वो है किसी भी प्रोडक्ट को एजुकेट करने के बारे में। जी सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसी में लगता है। जैसे दिनेश जी ने बोला, दिनेश जी ने नंबर दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, ना कि दिल्ली स्टेट की, ऐसे और भी दिनेशी सेल्स बने हुए हैं हाँ, सारे स्टेट्स के ऑल लिए, ओवर इंडिया है, नेशनल लेवल पे है, ऑल ओवर इंडिया है, नेशनल लेवल पे हाँ, है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन लेकिन जानकारी का साथ ही अभाव है। साथ, बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 का, इसके बारे में भी आप बात करनी बहुत जरूरी है ना। जी हम आप इसमें ये सोचिए कि ये जो इस टॉपिक पे भी हम कल या परसों में चर्चा करने वाले हैं। आज तो हमारा ये काला बाजारी के बारे में भी, जो ये जो एम्बुलेंस हो रहा है सर, जी ये एक्सटॉर्शन है, ये काला बाजारी में आता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इसको बिल्कुल कैसे रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंटेशन ये कैसे कर सकते हैं? एक पॉइंट सर्विस ये है, है। ये काला बाजारी में आती है। देखिए, इससे कई कई चीजें हैं। मैं आपको एक आप चीज बता अमेरिका में देता हूँ देखिए। आदित्य जी सुनिए जी मेरी बात जी को। एक्सटॉर्शन और जी कालाबाजारी में बहुत अंतर होता है। आप अभी वकालत पढ़ रहे हैं, पहले इस चीज को क्लियर कीजिए, क्योंकि आप जो ये बात कह रहे हैं आगे आने वाले पता नहीं कितने हजारों लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। जो आप ये कह रहे हैं ना एक्सटॉर्शन और कालाबाजारी एक होता है, बिल्कुल एक नहीं होता, अलग अलग होता है। और जो प्रॉब्लम में आज हम जी रहे हैं, जो हॉस्पिटल की है, वो इस मुद्दे पे अलग है, और आप जो बात कर रहे हो वो अलग है। नहीं वो ठीक है, बट ये एक्सटॉर्शन टाइप हो गया। मैं तो इसको एक्सटॉर्शन नहीं नहीं इसलिए सर, कह रहा हूँ। एक्सटॉर्शन टाइप नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको देखिए हाँ सर, मैं अगर आपको उसकी बड़ा कंफर्म टेक्निकलिटीज क्लियर में करके जाएंगे बोल तो देता हूँ। नेचुरली डिफरेंट है। नहीं नहीं बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, ऐसा है। आपका हाँ जो चैनल है ये नहीं है कि हम्म, सिर्फ ये पढ़े लिखे लोग ही देख रहे हैं। जी कई लोग अनपढ़ भी हैं, वो भी आपके चैनल को देख के उसी राह पे चल देंगे। राइट अगर सर आज की डेट में हम रोटी को तोती बोलेंगे तो दुनिया तोती बोलने लग जाएगी। जी जी अगर हमारे फंडास क्लियर नहीं है तो उस फंडा के हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर जी हमें एक्ट के हिसाब से चलना है तो फिर जरूरत थोड़ी ना है। अगर हॉस्पिटल ऐसे काम कर रहे हैं तो एक्सटॉर्शन की FIR क्यों नहीं काट रही पुलिस? जी ये जो है नहीं भारी भरकम आप एक्ट के नाम है बीइंग ये। एन पुलिस एडवोकेट आल्सो, मैं आपसे पूछ रहा जी हूँ ऋषभ जी, ऐसे में जी एक आम आदमी क्या करे जिसका पेशेंट हॉस्पिटल के दरवाजे पे है, इमरजेंसी वार्ड में लेके गया है और उससे पैसा जी मांगा जा रहा है और उसे लग रहा है ये गलत है। बिल्कुल हमें भी लगता है कि किसी भी पेशेंट को जाते को 3 लाख रुपए पहले जमा करो, चाहे उसके क्या बीमारी है क्या नहीं बाद में देखेंगे। उसके पास रेमेडी क्या है, हाउ ही कैन एक्ट एट दैट टाइम? दिनेश जी ने भी एक बात कही है रिट डालने के लिए, कि रिट डाल सकते हैं हम हाई कोर्ट में। जी हर एक रिट का, राइट। हर एक PIL का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है? कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच करना, जी कंसर्न अथॉरिटी के आगे अपनी गुहार रखना। तो वही सबसे पहली चीज है कि हमें कम से कम कंसर्न अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा। अपना आपको अपने राइट। पेशेंट एडमिट करवाना ही पड़ेगा। इंसानियत के तौर पे मैं आपको बताता हूँ
चाहे 3 लाख चाहे 2 लाख, आपको इनिशियली अपने पेशेंट को सबसे पहला सर्वाइव काम तो कराने के प्रायोरिटी लिए वही है। उस हॉस्पिटल में, यस, आपको अपना वहाँ पे आप जोड़ तोड़ सर करके हमारे दिल्ली के एक एडमिट जज के वहाँ पे साथ भी ऐसा कराएंगे हो चुका है, हमारे दिल्ली के एक जज के साथ भी ऐसा हो चुका है। हाँ, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिट जज नहीं को किया इंटरवेन हॉस्पिटल में। करना पड़ा था। यस, जिसमें हाँ, डिस्ट्रिक्ट सर, जज को इंटरव्यू में इंटरवेन इसलिए उसके करना किया पड़ा लिए था। आपको अपना पेशेंट को एडमिट कराइए। एडमिट कराने के बाद हमारा जो है दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली के अंदर है मेडिकल काउंसिल है, वहाँ पे जो कंसर्न डॉक्टर आपको ये सारी एडवाइस करता है, वहाँ कंप्लेंट कीजिए। हॉस्पिटल के जो एमडी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसे कंप्लेंट कीजिए कि आपका स्टाफ ऐसे कर रहा है। देयर आफ्टर पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। उसके बाद ये सारी चीज करने के बाद आप पुलिस में जब कंप्लेंट करते अच्छा, हैं ये SHO और ये कंसर्न सारी कंप्लेंट्स अगर मैंने पेशेंट एडमिट कर दिया और पेशेंट हाँ जी, एडमिट हो गया, इलाज चालू हो गया और मैं उसको 4 दिन हाँ बाद जी, घर भी ले आया, क्योंकि उस दौरान मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पिलर टू पोस्ट घूमूं, उसके बाद कर कंप्लेंट सकते हैं करता। आप, बिल्कुल उसके उसके बाद बाद मैं रिपोर्ट्स आप अपने ले सकते हैं, साथ जो बिल्कुल ले मेरे सकते साथ हैं आप हुआ, रिपोर्ट्स। तो मैं वो बिल्कुल सारी बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लेंट्स करके फिर मैं कोर्ट में आ सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कोर्ट में आ एम आई सकते हैं। और राइट? आपके साथ एम आई जो राइट? गलत काम हुआ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप क्यों SHO और ज्ञानेंद्र DCP जी, को कंप्लेन कर। मैं ये सब चीजें ट्रोमा भुगतने के बाद जो भी मेरा साथ बीता है, वो मैं सारा एक कंपाइल करके उसकी कंप्लेंट, जैसा ऋषभ जी ने कहा कि मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को दूं, DMA में दूं, IMA में दूं, पुलिस में दूं, और उसके बाद जब वहां से कोई एक्शन से सेटिस्फाई ना हूं तो मैं जाके कोर्ट तो में वी चला कैन प्रोसीड दिस टू द इज अ रिट, रेमेडी। क्योंकि हाई एक बात कोर्ट में भी वो यही पूछेंगे, हाई कोर्ट में भी यही पूछेंगे कि कंसर्न अथॉरिटी ने क्या किया आपके यस, लिए। आपने पहले चैनल अपना एग्जॉस्ट तो नहीं किया, बिल्कुल आप चैनल जी जी यूज जी, करें। जी जी, वो तो टेक्निकल ऋषभ पॉइंट जी, है। मैं हाँ आप हाँ, ऋषभ जी, मैं आपकी बात को एक बात रखना चाहता हूँ। आप जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं सर, उस प्रोसेस और एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बिल्कुल बेस लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक HRCT स्कैन कराने जा रहे हैं, तो उस HRCT स्कैन का जो रेट है वो हर डायग्नोस्टिक सेंटर का अलग अलग है। किसी भी डायग्नोस्टिक का एक नहीं है। कहीं पे 6,500 मांग रहे हैं, कहीं पे 8,000, कहीं पे डिपेंड 9,000, करता, वो कहीं पे वही है, 5,500, वो कहीं तो पे आदित्य जी, 4,500, कहीं पे आदित्य 3,000। जी, मैं वो तो मेरी वही है। बात को मैं पूरा आपको बता होने रहा हूँ, दीजिए सर। मैं आपको पूरा ही जवाब दे रहा हूँ आपका, ये जो आप जितना आगे बोलेंगे बात को पूरा आप तो मुझे होने बता दीजिए सर। दीजिए। मेरी बात को सर ये मेरी जो बात को मुद्दे पूरा तो हैं होने इसके दीजिए भाई अंदर, साहब। लेट्स हाँ कंप्लीट फर्स्ट। जी आप कंप्लीट करिए अपनी बात को। रिस्पेक्ट द स्पीकर तो करिए सर, बात तो पूरा जी होने जी दीजिए। जी जी, प्लीज मैं कंप्लीट करिए। उस बात वी को हैव ओनली चैलेंज नहीं कर रहा। 3 मिनट्स है हमारा, 3 यस मिनट सर, है बस। हाँ हाँ, या आई एम जस्ट नहीं टोटल क्लोजिंग 3 इन 2 मिनट है। मिनट्स। हाँ हाँ, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर। जी 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 मैं उस बात को कंप्लीट नहीं कर रहा। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप विदेशों में देखिए, US में, UK में, हर जगह कम्युनिटी वेलफेयर, आपके पेट्रोलिंग पुलिस होती है कम्युनिटी वेलफेयर की। अपने अपने जिला में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप जैसे आपके वार्डन होते हैं, स्टेट वार्डन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वार्डन होते हैं, आप वहां पे अपनी एक टास्क फोर्स टीम बना सकते हैं। आप वहां पे आप थाने में जाके जमा कर सकते हैं, आप अपने नाम डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कि भैया ये वॉलंटियर वर्क है मेरा। और अगर ठीक है। मुझे, आप ऑथराइज हो जाते हैं, तो जी जब जी आप ऑथराइज होते हैं तो आपके पास एक पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जी, तो ज्योति जी अगर आप आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज्योति जी 1 मिनट में अपनी धन्यवाद बात सर। कहें, क्या कहना चाह रहे हैं ज्योति जी? मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ, अगर हम बोले कि सारा सिस्टम हमारे गवर्नमेंट साइड से खराब है या हॉस्पिटल की तरफ से खराब है, तो मैं यहाँ पे शायद अग्री नहीं कर रही हूँ। बिकॉज मुझे जहां तक लगता है कि इसमें अपनी एक जो आम जो पब्लिक है वो भी कोई मेन कल्प्रिट वो भी है। एक्चुअली क्या है, जिसको अपना पेशेंट भेजना होता है वो सोर्सेस लड़ाता है, वो नीचे नीचे स्टाफ वाले नहीं की ज्योति जी, जेब में नहीं नहीं पैसा नहीं, भरता मैं है उस कि बात मेरा पे नहीं पेशेंट नहीं, को। देखिए बहुत देखिए, सारी चीजें हैं, अगर मुझे बहुत कोई सारी चीज चीजें हैं। इजीली और स्मूथली और एज पर लॉ मिल रही है, तो व्हाई शुड आई मेक एन अप्रोच एंड व्हाई शुड मेक एन ट्राई टू मैं वही तो कह रही हूँ, मैं वही ब्राइब टू समवन? मैं जब वही मुझे तो कह रही हूँ, सिस्टम की खराबी के मैं कारण वही मैं तो तड़प रहा हूँ, तो मुझे पेशेंट को एडमिट कराना, तो मुझे उसके लिए कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसको कराना है। मेरी वो मैं गिल्टी अपने को इसलिए नहीं मानता हाँ, कि मेरी तो प्रायोरिटी उसकी जान वो बचाना। हाँ तो वही, वो सिस्टम खराब तो है। उसके लिए उस वो भी सिस्टम को आपने खराबी को वो उस तो सिस्टम को खराब इसीलिए किया गया कि करप्शन बढ़े। तो मैं कंक्लूड करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ आज की इस मीटिंग को, कि नीतू जी आप कल ही, आज रात को ही एक ड्राफ्ट तैयार करिए अपने ह्यूमन राइट लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आप DM को लिखिए, आप SSP को लिखिए, आप वहाँ के जो Yes. आपका जो बार है उसकी मेडिकल एसोसिएशन है उसको आप Medical चिट्ठी system लिखिए कि ये सब हो रहा है, इसको रोका जाए, इसके हम्म लिए टास्क फोर्स को एक्टिवेट किया जाए ताकि वो इधर उधर घूमे, हॉस्पिटल्स में जाए, जो पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है उनसे का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे भी इंक्वायरी कर क्योंकि सकते हैं।
तो ये सब चीजें चले। और जो एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ रही है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले चेक करते हैं गाड़ियों को, ऐसे किसी भी एम्बुलेंस को जो पेशेंट को छोड़ के आई उससे या छोड़ रही है, उस वक्त एक टास्क फोर्स के आदमी उससे पूछ सकते हैं आपसे कितना पैसा लिया गया, गलत तो नहीं लिया गया। ऐसी जैसे 3 व्हीलर में अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, ऑटो टैक्सी में ले रहा है, तो उसके ऊपर उसकी गाड़ी भी बंद होती है, उसके ऊपर हैवी पनिशमेंट भी उसको मिलता है, जुर्माना भी होता है। तो ऐसा ही एक सिस्टम को एक्टिवेट करके, ऐसे ही एक सिस्टम को एक्टिवेट करके काम किया जाए। हम सबकी कोशिश ये रहे कि हम इसमें थोड़े जागरूक रहें, और जो हमारे भाई बहनों को प्रॉब्लम आ रही है, हम उसमें अगर उसको टाइम नहीं है तो हम अपने लोग वॉलंटियर्स हमारे या हम लोगों के पास जो खबर आती है, हम उसके अपने लेवल पे एक इनिशिएशन लें, एक कंप्लेंट करें। जैसा ऋषभ भाई ने बताया था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे चैनल्स में हम जाएं, और उससे नहीं होता तो फिर कोर्ट में जाएं, वो फिर एक लंबा प्रोसेस है। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। हाँ, ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे साथ हमारे ही भाई लोग, हमारे ही समाज के लोग इस बुरे वक्त में भी अपनी बदनीति की वजह से, अपनी मतलब मैं कहूंगा क्रूर मानसिकता और विकृत मानसिकता के चलते ऐसे टाइम में भी ये कफन चोरी का काम कर रहे हैं, मरते हुए आदमी को और मार रहे हैं। वो कई बार तो आदमी बीमारी से नहीं मर रहा, वो बिल देख के मरा जा रहा है कि 10 लाख 15 लाख उसको बिल जब आता है तो उसको दिखता है कि मैं घर बेच के भी नहीं दे सकता, उसको दिखता है कि मैं अपना पूरा रिश्तेदारियों से उधार लेके भी ये बिल पे नहीं कर सकता। तो वो उस सदमे में भी मरता है, उस सदमे में भी सोचता है। आज एक आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ देख के भी करता है कि कहीं अगर चला गया तो 90% तो डेड बॉडी मिलेगी, और जितना मेरा सब कुछ जमा पूंजी मेरे दोस्तों की, यारों की, रिश्तेदारों की है, वो सब तबाह हो जाएगी, और उसके बावजूद भी हॉस्पिटल कहेगा कि हमारा बिल पूरा नहीं। ये जमीनी एक हकीकत है, एक दुर्दशा हो रही है इस महामारी में। इसके लिए हमें सबको आवाज उठानी चाहिए। ना हो, कोशिश हम यही करेंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक कदम उठाएं। और जी, और योर माइंड ओपनर चैनल के माध्यम से भी हमारा मकसद केवल आप लोगों के साथ बात करने का यही है कि इस आवाज को कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए, वो लोग सुने, हमारी व्यथा को, हमारी इस पीड़ा को जाने और उसमें कारगर कदम उठाएं। यही अपील हम कर रहे हैं। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, उनसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि इस महामारी से पीड़ित जनता की सुन लो, इसकी पीड़ा को सुन लो, वरना इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और तुम इतने गिल्टी माइंड हो जाओगे कि तुम अपने आप को भी कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल चल रहा है इस वक्त। ये महामारी है, इसकी प्रेडिक्शन ना किसी गवर्नमेंट ने की थी, ना किसी सिटीजन ने की थी, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी। ये एक महामारी आपदा है, इसीलिए इसको डिजास्टर का नाम दिया गया है, और इसमें हम सबका कर्तव्य है, मैं समझता हूँ हम सबका कोई ना कोई रोल है। अपने अपने लेवल से हम जो कर सकते हैं वो करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस मीटिंग को कंक्लूड करता हूँ। आप सब लोगों ने अपना अपना बहुमूल्य टाइम दिया और अपने अपने विचार रखे, बेबाक बातें की, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप इस चैनल पे आते रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स, समाज की प्रॉब्लम्स को उजागर करते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकले, जिससे आम आदमी को थोड़ी बहुत रिलीफ जितनी हम दे पाए उतना हम दे सकें। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। जी। धन्यवाद।